हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी 133 तुलनात्मक शासन और राजनीति यानी हम कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के चैप्टर नंबर 6 या आप कह सकते हैं यूनिट नंबर 6 हम संघीय और एकात्मक शासन व्यवस्था फेडरल एंड यूनाइटेड सिस्टम के बारे में वाला चैप्टर देखेंगे। और जो आज हमारा क्वेश्चन रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सबने इसको बोला भी था कि एकात्मक शासन यानी यूनाइटेड सिस्टम या यूनिटरी सिस्टम क्या होता है, यानी एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है और एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं। हमारा क्वेश्चन रहेगा, आपके एग्जाम में भी इसी प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एकात्मक शासन प्रणाली क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था की विशेषताओं को बताइए। तो सबसे पहले जब हम किसी क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने लिखा क्वेश्चन के बाद सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, भूमिका। तो जैसे मैंने भूमिका यहाँ पर जिक्र किया है उसी प्रकार से आपको भूमिका का भी यहाँ पर जिक्र है। तो भूमिका क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। एकात्मक शासन प्रणाली जिसमें शासन की संपूर्ण सत्ता एक केंद्रीय सरकारों में निहित होती है, यानी जिन भी देशों में एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है उन देशों में क्या होता है कि संपूर्ण सत्ता एक ही सरकार के हाथ में होती है। यानी जिन भी देशों में एकात्मक शासन है वहां पर एक ही सरकार होती है जो केंद्र सरकार होती है, बल्कि वहां राज्य सरकारें नहीं होती हैं। यानी कह सकते हो जिस भी देश में एक ही सरकार होती है, केंद्रीय सरकार ही होती है, उसको हम एकात्मक शासन कह सकते हैं। यानी एक ही सरकार को सारी की सारी शक्तियां प्रदान की जाती है, ठीक है। सारी शक्तियां एक ही सरकार केंद्रीय सरकार के पास होती हैं। यदि स्थानीय सरकार को कोई शक्ति दी जाती है तो वह केंद्रीय सरकार से ही दी जाएगी, बल्कि उनको संविधान के द्वारा शक्तियां नहीं मिलती हैं। यहां पर कहने का मतलब है जिस भी देश में एक सरकार होती है वह एकात्मक शासन है, ठीक है। लेकिन वहां पर अगर कोई स्थानीय सरकार है, काम कर रही है, तो उसको जो शक्तियां प्रदान की जाएगी वह केंद्र सरकार ही देगी। केंद्र सरकार के हाथों ही उसको शक्तियों को दिया जाता है, बल्कि वह स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट रूप से काम नहीं करती है, बल्कि केंद्रीय सरकार कह सकते हो उसके अंडर में या उसके सहायक बनकर के काम करती है। केंद्र सरकार उसे कभी भी शक्तियां ले सकती है या उसकी शक्तियों को कम कर सकती है। यानी कह सकते हो कि जब एकात्मक शासन वह शासन प्रणाली है जिसमें एक देश में एक सरकार का गठन किया जाता है, जिसे हम केंद्रीय सरकार कहते हैं। अब देखेंगे अलग अलग जो विद्वान है, सबसे पहले देखें डाइसी के अनुसार एकात्मक शासन क्या है। डाइसी क्या कहते हैं, एक केंद्रीय शक्ति। तो यहां पर देखिएगा, ध्यान दीजिए, तो डाइसी का यहां पर देखिएगा, ठीक है। तो डाइसी क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए। एक केंद्रीय शक्ति द्वारा सर्वोच्च कानूनी अधिकार का प्रयोग करना ही एकात्मक शासन है। जब एक ही केंद्रीय सरकार समस्त शक्तियों का यूज करती है तब हम उसे कह सकते हैं कि वह एकात्मक शासन है। सेकंड आप कहे हैं गार्नर क्या कहते हैं एकात्मक शासन के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। जब सरकार की संपूर्ण शक्तियां संविधान के द्वारा एक ही केंद्रीय अंग को यानी केंद्र सरकार को दी जाएं और उसी में स्थानीय सरकारों को अपनी शक्तियां प्राप्त करें। यानी गार्नर क्या कहते हैं कि जब सारी शक्तियां एक ही सरकार को दी जाए, केंद्र सरकार को दी जाए, और बाकी जितने भी स्थानीय हैं शासन है उनको जो शक्तियां मिलती हैं उसी केंद्रीय सरकार के द्वारा दी जाती हैं, तो वह व्यवस्था हमें एकात्मक शासन व्यवस्था हम उसे कहते हैं। और एकात्मक शासन व्यवस्था किन देशों में पाई जाती है, ध्यान से सुनिएगा। ब्रिटेन में एकात्मक शासन है, फ्रांस में एकात्मक शासन है, इटली में एकात्मक शासन है, जापान में एकात्मक शासन है और बेल्जियम में एकात्मक शासन है। ये जो यहाँ पर लिखा गया एकात्मक शासन इन देशों में पाया जाता है, या इसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। आगे चलिएगा, तो यहाँ पर मैंने एक चीज बना रखी है, इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस डायग्राम को, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए, जितने भी लोग हैं इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बता रखा है, ठीक है, इसको देखिए ध्यान से। देखो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बना रखा है, एक तरफ मैंने लिखा रखा एकात्मक शासन और ये है हमारा संघात्मक शासन। देखो एकात्मक शासन वाले में अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या बताया है कि एकात्मक शासन मतलब ये पूरा मान लीजिए कि देश है, ठीक है। ये क्या है, आपका पूरा एक कंट्री है, ठीक है। एक कंट्री हमारी जैसे मान लो एक कंट्री है, राज्य या देश मान लीजिए, ठीक है। उसमें एकात्मक जब शासन होता है तो एक ही सरकार रहती है, ठीक है। एक ही सरकार रहेगी, बाकी वहां पर अन्य सरकारें नहीं रहती, ठीक है। एक देश में जब एक सरकार हो तो उसको कहोगे कि एकात्मक शासन है। और जो आपका संघात्मक शासन होता है, ठीक है, मान लीजिए देश है, यहाँ पर एक केंद्र सरकार रहेगी,
बाकी अन्य छोटे 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 जो राज्य रहेंगे यहाँ पर राज्य सरकारें का भी होंगी। इसको हम कहेंगे संघात्मक शासन कहा जाता है। यानी एकात्मक शासन का मतलब होता है कि जब एक देश में एक सरकार काम करे, केंद्रीय सरकार काम करे, तो उसे हम एकात्मक शासन कहते हैं। संघात्मक शासन यानी फेडरल स्ट्रक्चर उसे हम कहते हैं जब किसी एक देश में दो सरकारें हो जाती, एक केंद्र की सरकार होगी, एक हमारे राज्यों की सरकार। जैसे हम अपने देश में देखोगे ना, तो हमारा जैसे केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उसी प्रकार से हमारे राज्यों में भी देखोगे, जैसे बिहार सरकार है, हरियाणा सरकार है, राजस्थान सरकार है, पंजाब सरकार है, दिल्ली की केजरीवाल जी की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है। यानी ये हमारी क्या है, छोटी छोटी भी सरकार, यानी राज्य की भी सरकार होती है। यानी संघात्मक शासन वह होता है जहां पर एक केंद्र सरकार और राज्यों की सभी सरकारें होती हैं और दोनों इंडिपेंडेंट होती हैं और दोनों स्वतंत्र रूप से काम करती हैं और दोनों को जो शक्तियां मिलती हैं वो किसके द्वारा मिलती है भैया, संविधान में लिखित रूप में रहती हैं। लेकिन जब जहां पर एकात्मक शासन होता है, एकात्मक शासन वाले देखना, एकात्मक शासन जहां पर पाया जाता है वहां पर उस देश में एक ही सरकार रहती है, एक ही केंद्रीय सरकार रहेगी, बल्कि यहां पर अन्य सरकारों को, अगर यहां पर अन्य छोटी छोटी स्थानीय सरकारें होंगी, लेकिन उनको जो शक्तियां मिलती है ना, इसी बड़ी सरकार यानी केंद्र के द्वारा शक्ति मिलेगी। जब मन करेगा केंद्र उनसे शक्तियां ले लेगा। यानी कह सकते हैं जब एक देश में एक सरकार का गठन हो तो केंद्र एकात्मक शासन है, जब एक देश में दो सरकारों का गठन हो, एक केंद्र सरकार और एक राज्य सरकार का गठन हो, तो हमारा वह क्या है, संघात्मक शासन कहलाएगा। अब अगला जो आपका रहेगा, देखिए एकात्मक शासन की विशेषताएं या एकात्मक सरकार की क्या विशेषताएं होती है। पहली विशेषता क्या, देखो यहां पर मैंने सारी हेडिंग लिख रखी है, ठीक है, यहां पर मैंने टोटल 7 हेडिंग लिख रखी है। ये सारी जो मैंने यहां पर लिख रखी है ना, ये यहां पर, ठीक है, ये सारी क्या है, हेडिंग्स हैं, ठीक है। यहां पर जो मैंने हेडिंग, और हेडिंग को मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार में होती हैं, ठीक है। यानी कह सकते हो एकात्मक शासन की पहली विशेषता क्या है कि एकात्मक शासन वहां पर होता है, उन देशों में होता है, और जहां पर भी एकात्मक शासन होगा संपूर्ण सत्ता या पूरी की पूरी पावर एक ही सरकार, एक केंद्रीय सरकार के हाथों में ही निहित होती है, ठीक है। कि एकात्मक शासन की पहली विशेषता यह है कि जो हमारी केंद्रीय सरकार होती है सभी शक्तियां उसी में निहित होती हैं और सभी शक्तियों का यूज वही करता है। बाकी अगर किसी को अन्य शक्तियां दी जाती है तो वह केंद्र सरकार के द्वारा ही दी जाएगी, संविधान के द्वारा किसी अन्य को शक्तियां नहीं मिलती हैं। संविधान मात्र और मात्र एक ही सरकार एकात्मक शासन में कह सकते हैं कि समस्त शक्तियां एक ही सरकार यानी केंद्रीय सरकार में हाथों में पाई जाती हैं। दूसरा जो आपका रहेगा, संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जाता है। देखो जहां पर भी एकात्मक शासन होता है वहां में अगर संविधान है और संविधान में लिखा गया, लिखित संविधान है, तो वहां पर शक्तियों का बंटवारा नहीं होगा। और मैं एग्जाम्पल के तहत पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सिंपल सा देखो, ठीक है। पहले हम एकात्मक शासन देखते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसका एक लड़का है, ठीक है। अगर कोई एक व्यक्ति है, उसका एक ही बेटा है, तो वो अपनी वसीयत लिखेगा? नहीं लिखेगा, क्योंकि उसको पता भैया कि जब जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन सारी चीजें मेरे बच्चों को मिल जाएगी। यानी एकात्मक शासन में कह सकते हो कि एकात्मक शासन होता है कि जिसमें जो फादर यानी एकात्मक मान लिया कि फादर है, एकात्मक शासन एक फादर है, लेकिन उसका एक ही बेटा है, तो एक ही बेटे के लिए वो क्या शक्तियों को थोड़ी बताएगा कि उसको फलानी शक्ति, इसको फलानी शक्ति। जब एक ही लड़का रहेगा तो अपनी शक्तियां थोड़ी बताएगा, सारी की सारी शक्तियां उसी को मिलेंगी, ठीक है। एकात्मक शासन में कह सकते हो कि उसमें शक्तियों का विभाजन ही नहीं, क्योंकि एकात्मक शासन में उसका कोई दूसरा बच्चा ही नहीं है, एक ही लड़का है उसके, तो सारी शक्तियां उसको मिल जाएंगी। लेकिन जब हमारा जो संघात्मक शासन होता है, अब मान लीजिए किसी कोई है, उसके 5 लड़के हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है उसके 5 लड़के हैं, तो क्या करेगा, अपनी वसीयत लिखे ना, ये भी बताएगा कि फलाने को ये मिलेगा, फलाने को ये मिलेगा, दूसरे नंबर वाले लड़के को मेरे को करेंगे, तीसरे छोटे वाले लड़कों को मेरे मिलेगा। यानी कह सकते हो जहां पर संघात्मक शासन होता है वहां पर शक्तियों का विभाजन किया जाता है और संविधान में लिखित रूप में रहेगा। लेकिन जाओ एकात्मक संविधान, जो एकात्मक सरकारें होती हैं, जो एकात्मक संविधान होता है उसमें शक्तियां नहीं बांटी जाती है, क्योंकि एकात्मक संविधान में क्या देखते हैं, एक ही सरकार रहेगी तो शक्तियां में बंटवारा किसका करेंगे, यानी शक्तियों का बंटवारा नहीं होता है एकात्मक संविधान में। दूसरा, एक ही संविधान होता है। क्या होता है कि एक ही संविधान का मतलब होता है कि कहीं कहीं पर हमें देखने मिलता है जहां पर जहां पर संघात्मक शासन है वहां पर राज्य का अलग संविधान है, केंद्र का अलग संविधान है। यानी कह सकते हैं कि जिन भी देशों में एकात्मक शासन है वहां पर एक ही संविधान होता है और संविधान में शक्तियों का यानी पूरे देश में एक सरकार और एक ही संविधान होता है, ठीक है, एक ही संविधान। अगला रहेगा एकल नागरिकता का प्रावधान।
जहां पर भी एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया जाता है या जिन भी देशों में एकात्मक संविधान है उसमें एकल नागरिकता का प्रावधान है। पूरे देश के नागरिकों को देश की ही नागरिकता मिलती है, परंतु मिलती है वह अपने राज्यों में नागरिकता यानी डुअल नागरिकता का कोई प्रावधान नहीं होता एकात्मक संविधान में। और एकात्मक जो संविधान होते हैं उसमें दोहरी नागरिकता नहीं होती बल्कि एकल नागरिकता पाई जाती है। ठीक, अगला जो रहेगा शासन की कुशलता। ठीक है, जब देश में एक ही सरकार रहेगी तो वह कुशल शासन चलाएगी, उसमें किसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगेंगे। आज हमारे देश में देखोगे ना तो जैसे हमारे देश में दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र की सरकारें हैं, एक राज्यों की सरकारें हैं, लेकिन देखोगे केंद्र और राज्य हमेशा लड़ाई करते रहते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि हमारे देश में एक ही सरकार बचे, मोदी जी की ही सरकार रहे, तो मोदी जी की जो सरकार रहेगी जो फैसले लेगी आसानी से ले सकेगी, अच्छा शासन चलाएगी। यानी कह सकते हैं कि जो एकात्मक शासन होता है उसमें एक ही सरकार रहती है और जल्दी फैसले ले सकती है, दूरगामी फैसले ले सकती है, कोई नीति बनाएगी तो उसे किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी। यानी एकात्मक सरकारें जो होती हैं वह कुशल सरकारें होती हैं क्योंकि उसमें किसी प्रकार का कोई दूसरी सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, वाद विवाद नहीं होता है। अगला रहेगा कम खर्चीली सरकार। यानी एकात्मक जो सरकारें होती हैं वह कम खर्चे करेंगी। अरे जब एक ही देश में एक ही सरकार रहेगी तो कम से कम संसाधनों का यूज करेगी, देश के जो लोग हैं उनका जो कह सकते जो टैक्स है वो बचेगा। हम लोग जो मान लीजिए हम लोग जो टैक्स देते हैं हम केंद्र को भी देते हैं, आपने सुना होगा ना CGST SGST। CGST का मतलब होता है सेंट्रल टैक्स और SGST का मतलब है स्टेट टैक्स। मान लीजिए कि हमारे देश में एक ही सरकार बचे, केंद्र सरकार बचे, तो हम लोग क्या 2 GST नहीं देंगे ना, सिर्फ CGST ही देंगे, सेंट्रल टैक्स ही देंगे, राज्य वाला तो देंगे नहीं। यानी कहने का मेरा मतलब है कि जब देश में 2 सरकारें होंगी तो ज्यादा खर्चे होगा भैया, जब देश में एक ही सरकार रहेगी तो कम से कम खर्चा होगा, जो हमारे राज्य के नागरिक हैं उनका टैक्स बचेगा और राज्य के नागरिकों का कम खर्चीली सरकार। यानी एकात्मक जो सरकारें होती हैं वह खर्चे कम करती हैं और जो जहां पर 2 सरकार रहेगी राज्य भी पैसा खर्चा कर रहा, केंद्र भी पैसा खर्चा कर रहा, तो पैसे की बर्बादी हो सकती है। यानी एकात्मक सरकारें का मतलब कम से कम खर्चे और कुशल शासन और सुदृढ़ शासन होता है। अगला संकट काल के लिए उपयोगी रहेगी। जब पूरे देश में एक ही सरकार रहेगी ना तो जल्दी से डिसीजन ले ली। मान लीजिए हमारे देश में एकात्मक संविधान है, ठीक है, हमारे देश पर किसी देश ने हमला कर दिया तो क्या होगी, हमारी सरकार तुरंत डिसीजन ले लेगी, भैया मिसाइल दाग दो, ऐसा कर दो। ठीक है, मान लीजिए हमारे देश में केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, कई सरकारें हैं, तो आज हमारे देश में क्या देखते हो कि हमारे देश में अगर मोदी जी की कोई सरकार कोई फैसले लेती है ना तो राज्य की सरकारें अरे क्या कर दिया, हाथ तब मच जाती है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो एकात्मक संविधान होता है उसमें संकट काल के लिए जरूरी रहता है, क्योंकि अगर देश पर कोई संकट रहेगा, एक ही सरकार रहेगी तो जल्दी फैसले ले लेगी। अगर देश में 2 सरकारें चलेंगी तो वो अपनी बताएगा, वो अपनी बताएगा, वो अपनी गाएगा, वो अपनी गाएगा। यानी कहने का मतलब जो एकात्मक संविधान होता है या एकात्मक सरकारें जहां पर भी होती है, एक सरकार रहेगी तो जल्दी फैसले ले लेगी, क्विक डिसीजन ले सकती है। यानी कभी भी संकट है अरे इमरजेंसी में वो सरकार ज्यादा सफल होती है। अगला जो होगा छोटे देशों के लिए बहुत उपयुक्त है। एकात्मक संविधान क्या रहता है कि जब देश बहुत छोटा है तो एक एकात्मक संविधान आपके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता है, क्योंकि एक सरकार सभी लोगों तक पहुंच जाएगी, अंतिम व्यक्ति तक। अगर देश छोटा है तो एकात्मक संविधान क्या मतलब है, एकात्मक संविधान जो होता है वह छोटे देशों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है या बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए एकात्मक संविधान की हानियां। अभी हमने आपको लाभ बताए, अब किसी चीज के लाभ होंगे तो हानि भी होगी। अब हर चीज के आपने पता होगा ना, हर चीज का प्लस माइनस होता है, हर चीज का नेगेटिव पॉजिटिव होता है। तो अभी मैंने आपको सारी अच्छी बातें बताई, अब देखते हैं खराब बातें कौन है एकात्मक संविधान में। देखो एकात्मक संविधान में पहली माइनस पॉइंट यही रहता है कि जो केंद्रीय सरकार रहती है उसको समझ शक्तियां प्राप्त है तो वह मनमानी कर सकती है, निरंकुश बन सकती है। यानी जब एक ही देश में सरकार रहेगी उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है तो वह निरंकुश बन सकती है, तानाशाह बनती है। यानी केंद्रीय सरकार की निरंकुशता की संभावना बनी रहती है। यानी जो हमारे देश में एक ही सरकार रहेगी तो वह सरकार निरंकुश बन सकती है या कह सकते हैं हिटलर शाही कर सकती है, अपनी मनमानी कर सकती है, उस पर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं रहेगा, तो वह कभी भी कह सकते हैं न्यायवादी शासन में तब्दील हो सकती है और अपनी मनमानी कर सकती है। अगला अकुशल शासन, क्योंकि एकात्मक सरकारों में क्या रहता है कि एक ही सरकार रहती है तो शासन अपना मनमानी ढंग से करेगी, कई बार शासन बेहतर ढंग से नहीं चलता, क्योंकि सरकार को पता है कि हमें कोई हटा नहीं सकता, हमारा कोई विरोध ही नहीं कर रहा, तो सरकार अच्छा करेगी या बुरा करेगी। यानी शासन जो रहता है वह कुशलता पूर्वक नहीं चल पाता है, क्योंकि एकात्मक जो सरकारें होती हैं वो अपनी मनमानी करती हैं, लोगों की समस्याओं को सुनती नहीं है कई बार और अपने मनमानी ढंग
से अपने ढंग से काम को करती रहती हैं। अगला, स्थानीय चेतना का अभाव रहता है, क्योंकि क्या मेरा कहने का मतलब है कि जहां पर भी एकात्मक सरकार है, ठीक है, तो जो सरकार रहेगी वो देश के लिए ज्यादा काम करेगी, बड़ी बड़े काम छोटा। जो स्थानीय समस्याएं हैं, स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी जो सरकार एकात्मक सरकार है वो हर जगह पर पहुंच नहीं पाती। एकात्मक जो सरकारें होती हैं अंतिम व्यक्ति तक या कह सकते हैं स्थान स्थान तक पहुंचने में समस्या, यानी एकात्मक सरकारें क्या होती हैं, जो उसमें जो स्थानीय महत्व है या स्थानीय संस्कृति है उसको बढ़ावा कम मिलता है, यानी स्थानीय महत्वों को, स्थानीय चीजों को, या कह सकते दूसरा भी कह सकते हो कि हर वर्ग को भी कई बार नहीं मिलता, ठीक है। तो स्थानीय चेतना है, स्थानीय जो जागरूकता है एकात्मक संविधानों में उसका अभाव में देखने को मिलता है। अगला क्या है, बड़े देशों के लिए उपयोगी नहीं। एकात्मक संविधान बड़े देशों के लिए ठीक नहीं है। मान लीजिए हमारे देश में एक सरकार हो जाएगी ना, तो हमारे जो सरकार रहेगी ना वो हर जगह तक पहुंच नहीं पाएगी। जब एक बड़े बड़े देशों में अगर एकात्मक संविधान अपनाया जाएगा तो वह सरकार के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जैसे मान लो कि हमारे देश में मोदी जी की सरकार रहेगी, बाकी किसी की नहीं रहेगी, तो जैसे बिहार है, यूपी है, उड़ीसा है, दूर दराज के इलाकों में कौन पहुंचेगा, नहीं जा पाएगी ना। अब कोई मोदी जी ने योजना चला दी, मान लो हमारे देश में एक ही सरकार है, मोदी जी ने योजना चला दी, अन्य कोई सरकार ही नहीं है, तो क्या मोदी जी की योजना हर जगह नहीं पहुंच पाएगी ना। अरे बिहार के दूर दराज के इलाकों तक, झारखंड के दूर दराज इलाकों तक, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा के जो दूर दराज के इलाके हैं उन तक अंतिम व्यक्ति तक सरकार नहीं पहुंच सकती। यानी जिन देशों में एकात्मक शासन है, अगर देश बड़ा रहेगा तो सरकार अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने में उसे समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए एकात्मक संविधान या एकात्मक जो शासन होता है वह बड़े देशों के लिए उपयोगी नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें देखो मैंने सारी हेडिंग ही लिख रखी है और हेडिंग को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसीलिए जो हेडिंग यहां पर आप देख सकते हो और हेडिंग को ध्यान से सुने। और एक बात मैं बता दूं, इसका जो पीडीएफ होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर लेना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा ताकि आपको समझने में और देखने में सुविधा हो सके, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए। संघात्मक और एकात्मक व्यवस्था में अंतर, यानी कह सकते हो फेडरल और यूनाइटेड जो सिस्टम होता है उन दोनों में डिफरेंस क्या, अंतर क्या, यानी एकात्मक शासन प्रणाली और संघात्मक शासन प्रणाली में अंतर बताइए। तो पहला अंतर क्या होता है, एकात्मक और संघात्मक में पहला अंतर क्या है, शक्तियों के आधार पर, ठीक है। तो पहला मैं देखता हूं शक्तियों के आधार पर, सुनिए। देखो, जो एकात्मक संविधान होता है उसमें समस्त शक्तियां एक ही सरकारों को दी जाती है, लेकिन जो संघात्मक संविधान होते हैं उनमें शक्तियां राज्य को भी दी जाती हैं, केंद्र को भी दी जाती हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जो शक्तियों के आधार पर अगर देखेंगे तो एकात्मक संविधान जो होते हैं उसमें एक ही सरकार को समस्त शक्तियां प्रदान है, लेकिन जो संघात्मक संविधान है उसमें समस्त शक्तियां केंद्र को भी मिलती हैं, राज्य को भी मिलती हैं, यानी शक्तियों का बंटवारा। यानी संघात्मक संविधान जो होते हैं उसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, लेकिन जो एकात्मक संविधान होते हैं उनमें शक्तियों का कोई बंटवारा हमें देखने को नहीं मिलता है। अगला क्या है, संविधान के आधार पर, ठीक है। अगर हम संविधान के आधार पर देखेंगे तो एकात्मक जो संविधान होता है उसमें शक्तियां बटी रहती हैं और लिखित रूप में रहती हैं, लेकिन जो हमारा संघात्मक संविधान, ध्यान सुनो, संविधान के आधार पर अगर देखेंगे तो जो हमारे क्या रहते हैं, संघात्मक संविधान होता, संघात्मक संविधानों में शक्तियां लिखित रूप रहती हैं और बटी रहती हैं, लेकिन जो एकात्मक संविधान होता है उसमें शक्तियां अलिखित रूप में हो सकती हैं, लिखित रूप में हो सकती हैं। संघात्मक संविधानों में शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जाता है। यानी संविधान अगर देखें तो संघात्मक संविधान जो होते हैं वह संघात्मक संविधान में संविधान हो भी सकता है, संविधान लिखित भी हो सकता है, लेकिन जो हमारे एकात्मक जो देखो संघात्मक में क्या होता है, संविधान होगा लिखित रूप में होगा, लेकिन जो एकात्मक शासन होगा वहां पर संविधान हो भी सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पर कोई शक्तियों को बांटना नहीं है। सरकार के आधार पर देखें तो जो हमारा संघात्मक संविधान होता है उसमें दो शासन होता है, द्वैत शासन प्रणाली है। कैसे होता है, एक केंद्र की सरकार है, एक राज्य की सरकार है। यानी हमारा जो संघात्मक संविधान होता है उसमें क्या होती है, दो सरकारें होती हैं। संघात्मक संविधानों में दो सरकारें होती हैं, एक केंद्र की सरकार होगी, एक राज्य की सरकार होगी। लेकिन जो हमारा एकात्मक शासन होता है, एकात्मक शासन में हम क्या देखते हैं कि उसमें एक ही सरकार रहती है, वह केंद्र सरकार ही होती है। बाकी अन्य जो शक्तियां होती हैं, वो अन्य जो हमारी
कह सकते हैं जो क्षेत्रीय शक्तियां होती हैं वह केंद्र के द्वारा ही शक्तियां उनको मिलती हैं, संविधान में उनको शक्तियां प्रदान नहीं की जाती है। अगर कार्यपालिका के आधार पर देखेंगे तो जो हमारा संघात्मक संविधान होता है उसमें दो कार्यपालिका होगी, एक केंद्र की कार्यपालिका है, एक राज्य की कार्यपालिका है। लेकिन जो हमारा एकात्मक संविधान है उसमें एक ही कार्यपालिका होती है, वह केंद्रीय कार्यपालिका होती है, बल्कि वहां राज्यों को कोई कार्यपालिका होती नहीं है। अगला नागरिकता के आधार पर, नागरिकता के आधार पर अगर देखेंगे तो जो हमारा संघात्मक संविधान होता है उसमें दोहरी नागरिकता है, डुअल सिटीजनशिप पाई जाती है। लेकिन जो हमारा एकात्मक संविधान होता है उसमें एकल नागरिकता है, नागरिकों को एक ही अपने देश की नागरिकता होती है, बल्कि उनको राज्य के आधार पर उनको नागरिकता प्रदान नहीं की जाती है। मेरा कहने का मतलब है अगर नागरिकता यानी सिटीजनशिप के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जो हमारा संघात्मक संविधान होता है, ठीक है, संघात्मक संविधान में क्या देखते हैं, फेडरल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या होता है कि उसमें डुअल नागरिकता है, दोहरी शासन होगा तो दोहरी नागरिकता होगी। लेकिन जो हमारा एकात्मक संविधान, यूनाइटेड जो संविधान होते हैं उनमें क्या होता है, एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर न्यायपालिका के आधार पर देखोगे तो दोनों में, एकात्मक संविधान में और संघात्मक संविधान में, दोनों में न्यायपालिका की स्वतंत्र भूमिका है और न्यायपालिका इंडिपेंडेंट होती है। और न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कहने का मतलब है चाहे संघात्मक संविधान होगा चाहे एकात्मक संविधान होगा, दोनों में स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन यानी कोर्ट रिव्यू कर सकता है। अगर सरकार संविधान के खिलाफ अगर कानून बनाती है तो कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है। अगर हमारी सरकारें संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगी या कोई संविधान के खिलाफ कानून बनाएंगी तो न्यायपालिका उस कानून को या उस बिल को शून्य कर सकती है या उसको खत्म कर सकती है। अगला रहा छोटे बड़े राज्यों की उपयोगिता के आधार पर, ठीक है। तो जो हमारा संघात्मक संविधान होता है, ठीक है, संघात्मक संविधान अगर देखोगे तो वह बड़े राज्यों के लिए उपयोगी है, लेकिन जो एकात्मक संविधान है वह छोटे राज्यों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। यानी जो हमारा जो मान लीजिए हमारा जो संविधान है भारत में क्या है, भारत में हमारा जो संविधान है वह संघात्मक संविधान है। इसीलिए देखा होगा कि हमारा राज्य बड़ा है तो हमने संघात्मक संविधान ले रखा है। लेकिन जो छोटे राज्य होते हैं वहाँ पर एकात्मक संविधान ज्यादा मान्यता होता है या एकात्मक शासन प्रणाली। देखो ये आप कई बार कंफ्यूज हो जाते होंगे आप लोग, मैं बताता हूं कि शासन प्रणाली इसको बोलते हैं, ठीक है। ये मोस्टली जो पूरा पढ़ रहे हैं ना संविधानों के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सरकार का आपने स्वरूप जो पढ़ा ना, इससे जो 5वां चैप्टर था उसमें हमने गवर्नमेंट पर ध्यान दिया कि गवर्नमेंट कैसे गठन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 6 में हम देख रहे हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन वो एकात्मक कॉन्स्टिट्यूशन है या संघात्मक कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी इस आधार पर हम चैप्टर को देखें। यानी अगर यहाँ पर देखोगे तो छोटे राज्यों के लिए संघात्मक संविधान और बड़े राज्यों के लिए यानी छोटे राज्यों के लिए क्या होता, छोटे राज्यों के लिए आपका रहेगा कि उसमें एकात्मक संविधान सही, लेकिन जो बड़े राज्य हैं उनके लिए संघात्मक संविधान होना जरूरी है, उपयोगी रहेगा। कुशलता के आधार पर, अगर कुशलता के आधार पर देखोगे तो संघात्मक जो संविधान होता है उसमें क्या रहता है कि ज़्यादा कुशलता पाई जाती है, ठीक है। लेकिन जो एकात्मक संविधान होता है वहाँ सरकारें कई बार तानाशाही हो सकती हैं या उनको कोई बदलें। कुशलता के आधार पर अगर देखोगे तो संघात्मक जितने भी संविधान होते हैं उसमें यही देखते हैं वो हमें ज़्यादा कुशलता पूर्वक दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों रहती हैं, दोनों अपना काम करती रहती हैं। नागरिकों की ज़्यादा सहूलियत होती रहती है और नागरिक जो रहता है या स्थानीय जो असीमता है उसका बढ़ावा मिलता है। और जो एकात्मक संविधान, जो हमारे संघात्मक संविधान होते हैं उसमें अगर बोलोगे तो वहाँ पर हर सरकार जो रहती है अंतिम व्यक्ति तक पहुँचती है। लेकिन जो हमारा संघात्मक संविधान होता है उसमें अगर देखोगे तो पूरे देश में एक ही जैसी विचारधारा और एक ही जैसी चीज़, यानी पूरे देश में राष्ट्रवाद और कह सकते हैं विचारधारा एक ही जैसी बनी रहती और राष्ट्र का विकास होता रहता। अंतिम बात यही कहना चाहूँगा, चाहे हमने एकात्मक संविधान के बारे में देखें चाहे संघात्मक संविधान के बारे में देखें, तो दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, दोनों के अपने अपने लाभ है, दोनों की अपनी अपनी हानियां हैं। दोनों संविधान जो होते हैं ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा है या कोई बहुत ज़्यादा खराब है। दोनों की जो संविधान है वो अपनी अपनी दृष्टिकोण में सही है और दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता के साथ बने हुए हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में बोलूँगा
इसका पीडीएफ मैं जरूर लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाकर के इस पीडीएफ को देख सकते हो। और आपको वीडियो अच्छा लगा होता हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में आप सबको पता है कितनी मेहनत लगती है और हम लोग कितना आपके लिए, मैं कितना काम करता रहता हूं। दिन भर आपके लिए वीडियो आती रहती है, दिन रात आपके लिए मैं काम करता रहता हूं। इसलिए हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए और वीडियो को देखते रहिए और एग्जाम अच्छे से देना, किसी प्रकार की टेंशन मत लेना। थैंक यू सो मच।